नमस्कार, मैं हूं शुभम सेठ। स्वागत करता हूं आपका वर्ल्ड डिफेंस अपडेट्स में। आज की पहली अपडेट यूनाइटेड किंगडम से आ रही है। यूनाइटेड किंगडम ने अपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 21 जिसमें कि HMS है एलिजाबेथ क्लास कैरियर जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर है उसे शामिल किया गया है। उस साथ ही साथ उस पर डिप्लॉयड F-35B जो कि रॉयल एयरफोर्स के हैं, उसके साथ यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कोर्प्स की F-35B भी ऑपरेट की जा रही है। यह सभी वर्तमान में मेडिटेरेनियन सी में एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसका मुख्य मकसद इराक और सीरिया पे अपने F-35B द्वारा रिकॉनेसेंस और सर्विलांस मिशन करना है। इस सीरीज में एक नया फैक्ट तब जुड़ गया जब यूनाइटेड किंगडम ने अपने E-3D जो कि एक एवॉक्स या कहें कि एयरक्राफ्ट वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है उसे डिप्लॉय किया है। हमको पता चला कि यह पहली बार नहीं है जब इस E-3D एयरक्राफ्ट का डिप्लॉयमेंट किया गया। इसके पहले भी E-3D एयरक्राफ्ट का डिफरेंट रीजन्स में डिप्लॉय किया जा चुका है और इसे पहली बार ट्रैक 30 मई को किया गया। साथ ही साथ हमें यह भी जानना जरूरी है कि यूनाइटेड किंगडम और रसिया के बीच में वर्तमान में बहुत ही नाजुक स्ट्रेटेजिक सिचुएशन बनी हुई है। इसके डिप्लॉयमेंट से यूनाइटेड किंगडम को डेफिनेटली रसिया के ऊपर एक एडवांटेज मिलेगा और जिससे वह अपनी कार्रवाई अपने हिसाब कर सकते हैं। अगली खबर कोरिया से है। रिपब्लिक ऑफ कोरियन नेवी जो कि साउथ कोरियन नेवी का असली नाम है, उन्होंने अपने फ्लीट में एक नया एम्फीबियन असॉल्ट शिप या कहें कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म हेलीकॉप्टर को शामिल किया है। यह डोक्टो क्लास एम्फीबियन असॉल्ट शिप है जिसका नाम मेरेडो बताया जा रहा है। इस शिप की डिस्प्लेसमेंट 14,500 टन बताई गई है, जिसकी लेंथ 200 मीटर है और इस लैंडिंग प्लेटफॉर्म हेलीकॉप्टर की रेंज 22,000 किलोमीटर बताई गई है। इसके अलावा इस लैंडिंग हेलीकॉप्टर डेक पर रेनफोर्स डेक लगाए गए हैं, जिसे अगर साउथ कोरियन नेवी को यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कोर्प्स साथ अगर एक्सरसाइज करना पड़े तो यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कोर्प्स अपनी MV-22 ऑस्प्रे हेलीकॉप्टर जो कि टिल्ट हेलीकॉप्टर है उसे आसानी से इस डेक पर ऑपरेट कर सके। इसके अलावा साउथ कोरियन नेवी का इस हेलीकॉप्टर डेक पर UH-60P हेलीकॉप्टर भी ऑपरेट करने का प्लान है और भविष्य में बनने वाले उनके इंडिजिनस हेलीकॉप्टर्स भी इस हेलीकॉप्टर डेक पर ऑपरेट किए जा सकेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताते चलें कि भविष्य में रिपब्लिक ऑफ कोरियन नेवी एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाली है। इससे प्राप्त एक्सपीरियंस के ऊपर वह आसानी से अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम शुरू कर सकती है। अगली खबर भारत से है। भारत की डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसका पूरा नाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कहें कि DRDO है, उन्होंने इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए एक नए मिसाइल जिसका नाम अग्नि प्राइम बताया जा रहा है उसका टेस्ट फायर सक्सेसफुली कर लिया है। हमको पता चले कि इंडिया के पास अग्नि सीरीज की वर्तमान में 5 मिसाइलें हैं जिसकी मैक्सिमम रेंज 6,000 किलोमीटर बताई गई है। तो वर्तमान में मिसाइल टेस्ट की गई है वह अग्नि प्राइम है जिसकी रेंज 1,000 से 2,000 किलोमीटर पेलोड के अकॉर्डिंग वेरी करेगी, ऐसा बताया गया है। यह मिसाइल अग्नि 1 का अपग्रेड वेरिएंट होगा, ऐसा भी बताया गया है, जिसमें अग्नि 3 और अग्नि 5 के लिए विकसित की गई एडवांस टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन सक्सेसफुली कर लिया गया है। हालांकि वर्तमान में अग्नि प्राइम के किसी भी प्रकार के स्पेसिफिकेशन पर कोई भी DRDO के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंसर नहीं दिया गया है, बट अगर यह मिसाइल वर्तमान में इंडियन आर्म फोर्सेस में शामिल कर लिया जाता है तो इंडियन आर्म फोर्सेस को उनके नेबरिंग कंट्रीज जो कि हॉस्टाइल नेबर्स कहे जा सकते हैं उनके ऊपर एक महत्वपूर्ण एडवांटेज प्रोवाइड करेगा। अगली खबर ईरान से है। ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर ने IAEA या कहें कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन के साथ अपने एक सौदे को या कहें कि डील को रद्द कर दिया है। हालांकि डील पार हो गया था जिसके अंतर्गत ईरानियन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को अपने इमेजेस IAEA के साथ शेयर करने थे, जिससे कि वह इनके ऊपर निगरानी कर सके कि वर्तमान में ईरान कोई भी न्यूक्लियर डिवाइस नहीं बना रहा है। इस डील के एक्सपायर हो जाने के बाद ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि इस डील की डेट में थोड़ी एक्सटेंशन देखने को मिल सकती है। हालांकि इससे पहले परी में IAEA के साथ एक डील में सिग्नेचर किया गया था, जिससे कि यह डील या कहें कि यह निगरानी रखने की जो एक यूनाइटेड नेशन की वॉच डॉग है उसका टाइम पीरियड 24 मई तक बढ़ गया था। बट इसके बाद कोई भी डील ऐसे साइन नहीं किया गया कि वह वॉच डॉग की जो एक टाइम पीरियड है वह फिर से बढ़ सके। जिसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने बताया कि अगर यह डील वास्तव में आगे नहीं बढ़ता है तो ईरान के लिए एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ सकती है, जिससे कि वह 6 पावर जो वर्ल्ड की जिसके साथ तेहरान की डील चल रही है वह मुश्किल पैदा कर सकते हैं। यह कंट्रीज वाली खबर स्विट्जरलैंड से है। स्विट्जरलैंड एयरफोर्स की एक कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंतर्गत स्विट्जरलैंड लगभग 4.5 जनरेशन प्लस एयरक्राफ्ट खरीदने वाली है, उसमें एक नई कड़ी जुड़ी हुई है। एयरबस द्वारा स्विट्जरलैंड को एक ऑफर दिया गया है जिसके अंतर्गत अगर स्विट्जरलैंड यूरोफाइटर टाइफून खरीदता है तो एयरबस इसकी असेंबली स्विट्जरलैंड में ही करेगा। हालांकि उन्होंने बताया कि इसके लिए स्विट्जरलैंड को पूरे $6.5 बिलियन पे करने पड़ेंगे। साथ ही साथ हमको पता चले कि स्विट्जरलैंड की एयरफोर्स के लिए इस समय डिफरेंट टाइप के एयरक्राफ्ट
जिसमें कि फ्रांस की डिजॉल्ट राफेल, यूरोफाइटर टाइफून, यूनाइटेड स्टेट्स की F-18 सुपर हॉर्नेट के अलावा F-35B के बीच कंपटीशन चल रहा है। और वर्तमान में स्विट्जरलैंड की पार्लियामेंट 2 डिपार्टमेंट में बढ़ चुकी है, जिसमें एक डिपार्टमेंट F-35B के लिए सपोर्ट कर रहा है जबकि दूसरे इसका अपोज कर रहे हैं। साथ ही साथ इटली, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी द्वारा यह भी बताया गया कि अगर वह यूरोफाइटर टाइफून के लिए डील साइन करते हैं तो फ्यूचर में यह कंट्रीज उनके लिए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगी, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा ऐसा कोई भी ऑफर नहीं दिया गया है। इससे पहले स्विट्जरलैंड ने बायलैटरल ट्रीटी जो कि यूरोपियन यूनियन के साथ स्विट्जरलैंड के रिश्ते और मजबूत करता उसे रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद यह ऑफर दिया गया है। हालांकि यूरोपियन पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया कि एयरफोर्स की कैपेबिलिटी बढ़ाने के साथ साथ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पोर्शन पर भी फोकस किया जाना चाहिए, जो कि एक महत्वपूर्ण कड़ी है और वह डेफिनेटली पर